नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। सबसे पहले आपको ले चलते हैं यूपी के प्रतापगढ़, देखते हैं सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं। माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया में आप जब जाते हैं आपकी पहचान किससे बनेगी? अगर आपके यहां कोई दुर्दांत माफिया होगा, गुंडा होगा, अगर आप उसके नाम पर पहचान देने का प्रयास करेंगे, पहचान के संकट से गुजरेंगे। लोग पूछेंगे नहीं, लोग दुत्कारेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम उस जिले से हैं जिस जिले में आंवला वहां की पहचान को बनाता है, अमृत फल आंवले से आपकी पहचान बनती है, मेडिकल कॉलेज सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज से आपकी पहचान बनती है, आपकी पहचान बनती है यहां के राजेंद्र मौर्य के द्वारा बनाए जाने वाली रसमलाई से। तो बहन और भाइयों, कितने लोगों को इन्होंने रसमलाई खिलाया है? खिलाएंगे वो जरूर। अब तो हाथ खड़े कर दे तो जरूर खिलाएंगे। अब आपको इनको एक बार खिलाई रसमलाई की दावत। ये हमारे स्थानीय कारीगरों की मेहनत है और इसी कारीगरी की मेहनत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। हमारे देश का पैसा हमारे कारीगरों के हाथों में जाएगा, हमारे देश का पैसा हमारे हस्तशिल्पियों के हाथों में जाएगा, हमारे हलवाइयों के हाथों में, हमारे बढ़ई के हाथों में, हमारे राजमिस्त्री के हाथों में जाएगा, हमारे कारपेंटर के हाथ में जाएगा। देश समृद्ध होगा, रोजगार का सृजन होगा। और अगर हम विदेशी सामान को खरीदते हैं तो बहनों और भाइयों, हम देश को विपन्न बनाते हैं। वही मुनाफा फिर देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ाता है, अलगाववाद को बढ़ाता है, अराजकता को बढ़ाता है, गुंडागर्दी को बढ़ाता है, धर्मांतरण को बढ़ाता है। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, अभी कुछ दिनों के बाद, ठीक 1 महीने के बाद हम लोग नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है, जिस पर लोगों ने कहा कि आयोग ने हमारी वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत कराया है। संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने लगभग 271 दिन के बाद अपनी 450 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें बताया गया है कि सन 47 में आज़ादी के समय संभल नगर पालिका परिषद क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या 45% थी और जबकि मुसलमानों की संख्या 55% थी, लेकिन वर्तमान में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या 85% हो चुकी है और हिंदू समाज की संख्या घटकर 15% ही रह गई है। इस पर जब संभल के स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो संभल नगर क्षेत्र में रहने वाले संजय गुप्ता ने बताया कि संभल में लगातार हुए दंगों की वजह से हिंदुओं ने यहां से पलायन कर लिया है, जिसकी वजह से यहां पर अब हिंदुओं की आबादी घटकर 15% ही रह गई है और लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने सरकार से मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट की भी मांग की है। वहीं संभल के रहने वाले दूसरे स्थानीय निवासी जगदेव गुप्ता ने बताया कि संभल से हिंदुओं के पलायन का प्रमुख कारण यहां पर लगातार हुए दंगे हैं, जिसकी वजह से यहां के शांति प्रिय हिंदू पलायन कर चुके हैं। बात कहनी थी, आयोग के सामने कही है, और वो है कि यहाँ पे जो बुनियादी सुविधा का अभाव होने के कारण संभल के लोगों ने पलायन किया है। बताना चाहूंगा, रोडवेज अड्डा भी 30 साल बाद हमने मंजूर कराया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से, जिला अस्पताल मंजूर कराया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से, शासन को भेज करके एक मेडिकल कॉलेज संभल के लिए लिया है। तो हम यही चीजें जनहित याचिकाओं के माध्यम से मिलेगी या हमारे हुक्मरान देंगे। संभल अपने दर्द की कहानी खुद कहता हुआ नजर आ रहा है। आज जो यहाँ पर 30% हिंदू घट गया, उसका मुख्य कारण 1945 के बाद ही नहीं, उससे पहले भी
संभल में सांप्रदायिक दंगों का एक सीरियल रहा है। उसकी वजह से संभल का जो शांति प्रिय हिंदू था वो यहां से पलायन करने की कोशिश करने लगा और लगातार पलायन की कोशिश में है। जिसको जहां भी अवसर प्राप्त हो रहा है वो संभल को छोड़ने का काम कर रहा है। कुशीनगर के तमकुही राज तहसील क्षेत्र के महुआ में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया है और हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्यवाही की जा रही है। वहीं दर्जनों मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। कुशीनगर के महुआ बुजुर्ग गांव में शुक्रवार को प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की थी। दरअसल साल 2023 में 74 मकानों की बेदखली का आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश को अमल में लाते हुए प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाया है और कार्यवाही के दौरान प्रशासन ने भूमिहीन 20 गृह स्वामियों को शीघ्र ही घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं 5 प्रभावित परिवारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस बीच कुछ परिवारों ने प्रशासन पर ज्यादती के आरोप भी लगाए हैं। हालात बिगड़ न जाए इसके लिए एसडीएम समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही है। फिलहाल प्रशासन की इस कार्यवाही से गांव में अफरा तफरी मची हुई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रही खबर आपको हैरान कर देगी, क्योंकि लोन के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे दवा व्यवसायी के पैन कार्ड ने आधार कार्ड का दुरुपयोग होने पर आरोप लगाया है। व्यवसायी ने और पैन और आधार का उपयोग करके एक स्क्रैप कंपनी रजिस्टर की गई थी। जानकारी तब हुई जब वो ITR दाखिल करने के लिए पहुंचा। पता चला कि 450 करोड़ रुपए से अधिक की GST फाइल करनी है और ये मामला कोतवाली पडरौना क्षेत्र के पडरौना में लाइफ लाइट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से फर्म चला रहे भक्त प्रकाश दुबे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग कर 19 फरवरी 2025 को BP इंटरप्राइज नाम से एक कंपनी खोली गई है। अगस्त महीने में जब भक्त प्रकाश अपनी ITR फाइल करवाने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंचते हैं तब उन्हें इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है। ये खबर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है और जालसाजी के नए नए पैतरे अपनाते हुए अपराधी दिखाई दे रहे हैं। जब मैं ITR भरने गया अपने CA के पास तो CA ने बोला कि सर आपका ITR 4 करोड़ से ऊपर का भरना होगा। हमने कहा ऐसा क्यों, जबकि मेरा ट्रांजैक्शन तो 20 से 40 लाख का है। उन्होंने बताया कि आपके नाम का पैन और आधार यूज करके और BP इंटरप्राइजेस करके एक फर्म बनाई गई है और वो 19/2/2025 को ओपन हुआ है और उस पर स्क्रैप का काम हुआ है। वो 250 करोड़ का उन्होंने बताया, लेकिन जब मैं FIR करने के लिए मैं पुलिस प्रशासन में गया तब वो जब जांच होने लगी तो पता चला कि 450 करोड़ पार कर रहा है। तो अब आज के डेट में जो CA हमारे बोल रहे हैं कि लगभग 550 करोड़ के आसपास में ये पूरा मामला है। अभी जुलाई और अगस्त का ब्यौरा भी आना बाकी है। ये सत्यार्थ मिश्रा हैं, उनके ऑफिस असिस्टेंट के लोगों ने बोला कि सर ये 500 करोड़ से ऊपर का मामला जा रहा है। अब ये पूरा कैलकुलेट किया जाएगा, जब क्लोजिंग आ जाएगी जून और जुलाई का, जब आ जाएगा GST का तब ये आएगा पोर्टल पे। GST को लेकर जब भक्त प्रकाश दुबे फाइल करने पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर यह बड़ा घोटाला सामने आता है, तो कहीं न कहीं उनके पैर से जो ज़मीन है वो खिसक जाता है। जब हम बात करें कंपनियों का रजिस्ट्रेशन की, तो कहीं न कहीं अगर आम आदमी को कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराना पड़े तो उन्हें लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन भक्त प्रकाश दुबे जब विभिन्न बैंकों में लोन के लिए जाते हैं, जहां वो अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, पैन और आधार देते हैं, उन्हें आशंका है कि इस दौरान कहीं उनके इस पैन और आधार का दुरुपयोग किया गया है। हालांकि इतना बड़ी GST चोरी कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे लगा हो और ऐसे तमाम कितने लोग होंगे जिनके आधार और पैन का दुरुपयोग करके ऐसे GST चोरी की जाती होगी, यह तो जांच का विषय है। राजकुमार गिरी, APN न्यूज़, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विकास कार्यों की जांच को लेकर पथराव और मारपीट हो गई। इस घटना में एक पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों ओर से घटना की रिपोर्ट दर्ज कर लगभग आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के वीडियो भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रामपुर जनपद की कोतवाली टांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव खुशहालपुर में मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी और आरोप है कि पूर्व प्रधान पक्ष की ओर से मौजूदा प्रधान के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जांच की शिकायत की गई थी, जिस पर जांच टीम मौके पर पहुंची थी। वहीं पर पुलिस भी तैनात थी।
और इसी बीच दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, फिर नौबत मारपीट तक आ गई और फिर पथराव भी शुरू हो गया। की गई है। थाना टांडा के खुशहालपुर गांव में दो पक्षों के बीच में एक जांच के दौरान आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें 6-7 लोग घायल हो गए थे। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, आवश्यक कार्यवाही की, घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया था। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना के क्रम में 6 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की गई है। विस्तृत विवेचना और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य और नाम अन्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। महाराजगंज जनपद में यूरिया की किल्लत के बीच कुछ बिचौलियों ने खाद से मोटा मुनाफा कमाया है और जरूरतमंदों किसानों के हक पर डाका डाल दिया है। इसका खुलासा तब हुआ जब जनपद के जिलाधिकारी लगातार खाद की समीक्षा करते रहे और जब अधिकारियों ने उनके सामने डेटा रखा तो वो भी हैरान रह गए कि आखिर जनपद में खाद के लक्ष्य के सापेक्ष खाद की उपलब्धता के बाद भी आखिर किसान क्यों परेशान है। दरअसल सनौली क्षेत्र से ये खबर आ रही है, जहां यूरिया खाद की कमी को लेकर किसान बेहाल हैं और प्रशासन ने जब जांच कराई तो सामने आया कि काला बाजारी और तस्करी की चौंकाने वाली कहानी। हरदी डाली और गांव के रहने वाले 3 आरोपियों ने जुलाई महीने में तय समय सीमा से कई गुना ज्यादा यूरिया खाद खरीदी थी और आशंका है कि नेपाल बॉर्डर के पास होने का फायदा उठाकर ये खाद नेपाल में तस्करी कर दी गई है। फिलहाल सनौली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। श्रावस्ती के तराई में यूरिया संकट लगातार गहराता जा रहा है और किसानों को समितियों पर सिर्फ ताले दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर मजबूरी में उन्हें महंगे दामों पर निजी दुकानों से यूरिया खरीदनी पड़ रही है। हालात ये हो चले हैं कि किसान हफ्तों से समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी ही उठानी पड़ रही है। वहीं समितियों पर ताले और नदारत यूरिया के बीच किसानों की भीड़ निजी दुकानों पर उमड़ चुकी है और यहां यूरिया की एक बोरी 350 रुपए तक में बेची जा रही है। आपको बता दें कि गिलौला इलाके के एक किसान ने बताया कि प्राइवेट दुकानदार महंगे दामों में खाद बेच रहे हैं, वहीं प्रशासन पर कार्यवाही न करने का आरोप भी लगाया है। जनपद हरदोई की बिलग्राम तहसील क्षेत्र के ग्राम मदारा में पेंशन योजना को लेकर चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। यहां पर एक पति अपनी वृद्धावस्था पेंशन लेने जा रहा था और वहीं उसकी पत्नी उसी पति को कागज में मृत घोषित कर विधवा पेंशन वसूल कर रही है। मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत ने समाज कल्याण विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। ग्राम मदारा निवासी अनंतराम स्वयं वृद्धावस्था पेंशन ले रहा है, जबकि उसकी पत्नी भगाना उसे कागजों में मृत दिखाकर विधवा पेंशन भी स्वीकृत करा चुकी है और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और धोखाधड़ी के लिए मृतक का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किया गया है, जिसमें पुत्र रामू की भी भूमिका बताई जा रही है। हमारे जो अनंतराम हैं और उनकी पत्नी भगाना, तो अनंतराम जो है वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं और उनकी पत्नी भगाना है जो वो विधवा की पेंशन ले रही हैं। जबकि पति जिंदा है तो विधवा होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन दोनों लोग पेंशन ले रहे हैं। इस विषय की जानकारी आपको कब हुई? इसकी जानकारी हमें परसों हुई, जब हमने पोर्टल पर खोल के देखा कि हमारे गांव में कितने लोगों को पेंशन मिल रही है, कितने लोगों को नहीं मिल रही है, कौन पात्र है कौन अपात्र हैं। तो हम पेंशन बनवाना चाह रहे थे, तो हमने खोल के देखा उसमें, तो इन दोनों को पेंशन मिल रही थी, पति को भी मिल रही थी, पत्नी को भी मिल रही थी। तो हमने कहा शायद तो हो सकता है कि वृद्धावस्था की ही दोनों लोगों को पेंशन मिलती हो, लेकिन जब वृद्धावस्था और देखा गया तो एक में तो वृद्धावस्था में अनंतराम को मिल रही है और विधवा में उसकी पत्नी भगाना को मिल रही है। आपको बता दें कि पति के जिंदा रहते हुए पत्नी वृद्धावस्था में विधवा की पेंशन लेती रही और इस बात का खुलासा अब हुआ है। उसी में आपको बता दें आगे कि पति भी वृद्धावस्था पेंशन लेता रहा और पति के जिंदा होने पर भी पत्नी विधवा पेंशन लेती रही। पति को मृत घोषित कर दिया, पत्नी नहीं। मदारा में पेंशन योजना को लेकर ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जहां पर एक पति अपनी ही वृद्धावस्था पेंशन ले रहा था, वहीं उसकी पत्नी उसे कागजों में मृत घोषित कर चुकी थी और मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत ने समाज कल्याण विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। वहीं ग्राम मदारा निवासी अनंतराम स्वयं वृद्धावस्था पेंशन लेते हुए नजर आए, जबकि उनकी पत्नी भगाना ने उन्हें कागजों में मृत दिखाकर विधवा पेंशन को स्वीकृत करा लिया था। आपको बता दें कि ग्रामीणों में चर्चा है कि गांव में ये मामला
चर्चा का विषय बना हुआ है और ग्रामीणों का कहना है कि अगर एक गांव में ऐसा घोटाला हो सकता है तो जिले में और भी कई मामले दबे हो सकते हैं। करें की खबरों का मैनपुरी राजस्व अधिकारी कोर्ट में एक नए मामले दर्ज न किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट के वकीलों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस से भी वकीलों की नोकझोंक तक हो गई और वकीलों ने राजस्व अधिकारी कोर्ट में नए मामले दर्ज करने की बहाली की मांग की है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसके बाद वकीलों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। पुलिस कार्यवाही करती हुई आई और वकीलों में नोकझोंक हो गई। वहीं अधिवक्ताओं ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा कि दूर दराज से आने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्व अधिकारी कोर्ट में नए मामलों को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल थे। हमीरपुर जिले में कई जगह ड्रोन देखे जाने का मामला सामने आया है और इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल पसर गया है। जिले में सूरज ढलते ही आसमान में ड्रोन जैसे डिवाइस दिखने लगते हैं। ये घटना जिले के लगभग आधा दर्जन गांव में एक साथ घटित हुई है, जिसके कारण गांव के लोग रात भर जागकर अपनी सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी इन ड्रोन्स को देखकर रात भर ग्रामीणों के साथ मिलकर उनकी मदद कर रही है। ड्रोन के जरिए अपराधी के घटनाएं होने की डर से आसमान पर लाइटें चमकते देखकर स्थानीय लोग घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल पसरा हुआ है। जी, ये 8 बजे से बराबर हमारे यहाँ के सभी लोग देख रहे हैं कि ऊपर ड्रोन देख रहे हैं। बराबर ड्रोन जैसी कोई ऐसी चीज़ है जो बराबर लगातार दिख रही है। और गांव में काफ़ी लोगों के पास सूचना भी मिली, वीडियो भी बनाए उन लोगों ने। गाँव में 4 जल रहे हैं, किसी में 6 जल रही, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में करीब 3, 4, 5 हैं जो। सर ये है कि मतलब 2-3 ड्रोन यहाँ से लगातार उड़ रहे हैं जी। तो इसकी जानकारी हमने अपने भाई साहब को दी, भाई साहब ने प्रधान जी को दी जी। तो 2-3 तो यहाँ से निकल गए और 2-3 यहाँ से निकल गए। एक अभी जस्ट आधे घंटे पहले यहाँ से निकल गया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर गोरा राय पर रंगदारी मांगने और गुंडा टैक्स वसूलने का आरोप लगाया गया है। गोरा राय और उसके 3 साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और गोरा राय ने ठेकेदार मृत्युंजय राय से मारपीट करते हुए 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। पीड़ित ठेकेदार मृत्युंजय राय ने बताया कि जब हमने रंगदारी देने से इनकार कर दिया तो गोरा राय ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में गोरा राय नीली शर्ट और मास्क पहने अपने गुंडों के साथ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गोरा राय और उसके 3 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं एएसपी अतुल सोनकर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है और गोरा राय मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। पहले भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं। रंगदारी मांग रहे थे लोग 5-6 महीना से। तो ऐसे गांव के पास में है इन लोगों का घर। बाजार में जब भी निकलते थे आगे पीछे करके लोग आ जाते थे। रविकांत मिश्रा, प्रताप नारायण मिश्रा आके कहते थे अरे खर्चवा नहीं चलेगा, आप लोग का चलता है, हम लोगों का नहीं चलेगा, चलो दे दो। हम कह के अरे हम कहाँ उतना बड़ा बड़ा काम करते हैं कि नहीं खर्चा दे ये करे, रंगदारी देने में हम सक्षम हम नहीं दे पाएंगे। बहराइच के महसी तहसील में एक बार फिर जंगली जानवर की दस्तक से लोगों में डर का माहौल पसर गया है और सिसैया गांव में देर रात एक जंगली जानवर ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह आधी रात को ही गाँव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची। पीलीभीत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चोरी करने वाले में कोई अजनबी नहीं बल्कि किराए की दुकान का मकान मालिक ही निकला। हैरानी की बात यह है कि चोरी किसी सोने चांदी की नहीं बल्कि गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन की गई है। ये घटना न केवल इंसानियत को शर्मसार करती है बल्कि लालच की पराकाष्ठा भी दिखाती है। ये मामला कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र के मोहल्ला पटेल नगर ग्यासपुर का है और कोटेदार आदिल अनवर ने 2000 महीने किराए पर मकान मालिक नन्हे पाठक से दुकान ली थी और दुकान के ऊपर ही नन्हे पाठक का घर भी है, जहां पर उसने चोरी का अंजाम दिया है।
अमरोहा के हसनपुर में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर गलत इलाज ने एक महिला की जान ले ली है। वहीं इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये दुखद घटना गीता पत्नी जगदीश के साथ हुई है। 4 दिन पहले उनके पेट की गांठ के ऑपरेशन के लिए उन्हें रहरहा अड्डा स्थित एक कथित अस्पताल में भर्ती किया गया था। ऑपरेशन के बाद जब गीता की हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही गीता ने दम तोड़ दिया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही गीता की जान गई है। बात करेंगे फर्रुखाबाद के कायमगंज की, जहां पर कायमगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर महिला की मौत हो चुकी है। ट्रेन हादसे के बाद कोहराम मच गया है और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए है और महिला का नाम रेशमा बताया जा रहा है। महिला एटा की रहने वाली थी। रेशमा मानसिक रूप से बीमार थी। बीमार महिला कायमगंज मोहल्ले केसर खान स्थित अस्पताल से दवा लेने आई थी और फर्रुखाबाद से कासगंज जाने वाली ट्रेन से अपने घर जाने के लिए कायमगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। महिला रेशमा ट्रेन पर बैठने के लिए चढ़ी थी, तभी उनका पैर फिसल गया और उनकी मौत हो गई। महोबा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और जुले पत्थर मंडी में लंबे समय से चल रहे फर्जी रॉयल्टी के खेल का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि 6 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी नकली वेबसाइट बनाकर फर्जी रॉयल्टी के काले कारोबार को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में फर्जी रॉयल्टी, 1,10,000 रुपए की नकदी और रॉयल्टी जनरेट करने के उपकरण बरामद कर लिए हैं। वहीं आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। राजस्थान का प्रेमी अपनी मुस्लिम प्रेमिका से मिलने के लिए मल्लावा आया था और मुलाकात के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रेमिका ने अचानक उस पर हमला कर उसके प्राइवेट पार्ट काट दिया और हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल प्रेमी को सीएचसी केंद्र पहुंचाया है। हालांकि हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में गंगा नदी और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिले के कई गांव बाढ़ की पानी से घिर चुके हैं। वहीं सिराथू तहसील के शहजादपुर और तसरौरा गांव, चायल के कटाइया और भकंदा, मल्हीपुर, मंझनपुर तहसील का पभोशा जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लगभग 500 बीघा फसल पानी में डूब चुकी है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से 11 गांव प्रभावित हो चुके हैं। मंझनपुर तहसील का बड़ाहरी गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से खतरे के निशान के ऊपर गंगा बह रही है और गंगा की बाढ़ से जिले में 6 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जबकि 5 तहसीलों में सैदपुर से वराई और जमानिया सदर और मोहम्मदाबाद के 300 से अधिक गांव प्रभावित हो चुके हैं। वहीं सैकड़ों एकड़ खेती पानी में डूब चुकी है। धान, बाजरा और से लेकर सब्जियों तक फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। एडीएम दिनेश कुमार ने बताया कि प्रयागराज में गंगा का जलस्तर स्थिर है और अगले 24 घंटे में गाजीपुर में भी स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने तटवर्ती इलाके के लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। अमरोहा के रजबपुर बिजली घर के जई साहब अपने असिस्टेंट के साथ एक पत्रकार से फोन पर 8,000 रुपए की रिश्वत सरेआम बिना डर के फोन पर मंगवाते हुए मांग रहे थे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें ऑडियो में सुना जा सकता है उनको रिश्वत मांगते हुए और इससे सनसनी फैल चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या आखिर बिजली विभाग के आला अधिकारी इस बात कार्रवाई करते हैं या बिजली विभाग के आला अधिकारियों की मिली भगत से यह विकास चल रहा है। अमरोहा शहर में खुलेआम रिश्वत का गोरख धंधा इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
मेरा मेरा 2 किलोवाट का कनेक्शन है भाई, ओवरलोड ही तो पड़ रहा है मेरे पे, बस इतना ही तो है ना। मेरी बात सुनो एक मिनट, देखो मैं कह रहा हूँ, सुन रहे हो ना? हाँ सुनो। मैं कह रहा हूँ देखो 8,000 क्या, थोड़ा बहुत आप सोच समझ लो, मैं 8,000 कर देता है। तो देखो आप भी जानते हो अगर भरी जाएगी आपकी तो ज्यादा ही बनेगा जुर्माना। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन देखो मेरे पापा की तबीयत अगर खराब नहीं होती ना तो मैं भाई साहब 8 ही कर देता। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी तक बेच दी है, ये लगा लो गाड़ी तक, लीवर पेशेंट के चक्कर में। मैं तो पहले इंजन से चलाता था, ये तो सिंगल फेस मैंने अभी चलाई है, मैं तो कनेक्शन कराऊंगा ही इसका। मेरा 2 किलोवाट का कनेक्शन है भाई, ओवरलोड ही तो पड़ रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।